हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और छठा और लास्ट जो टॉपिक है वो रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बच्चों हम इन सभी 6 टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। यकीन मानिए बच्चों, जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप खुद तय करने के लायक हो जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है, किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, टोटल केसेस बनाने हैं। तो एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो इसका टोटल केस क्या है, या दोनों बॉय हो, बॉय गर्ल, या फिर पहले गर्ल फिर बॉय, या फिर दोनों के दोनों गर्ल हो। और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे ए लेना है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों बॉय हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट, जैसे क्वेश्चन में गिवन दैट आ जाए समझ जाना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो गिवन दैट यानी जो इवेंट हो चुका हो उसे बी लेना है। गिवन दैट में क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कम से कम एक बॉय हो। तो बी बी भी आ जाएगा इसमें, बी जी बी और जी बी भी, यानी आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट बी हो चुका हो। गिवन दैट का मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 1, और अपॉन में टोटल केस कितना है 4, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 और टोटल कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बताइए जब आपको 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 है और ये दे रखा है। यानी यकीनन ये भी क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो आपको दे रखा है 2/5। तो आपको क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको डालना 2/5 जो कि दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 2/5 इंटू 5/13, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/13। बट हमें तो इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, यूनियन निकालना है। तो हम सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है, तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दे रखा 5/13। अब माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/13। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 15 - 4 यानी 11/26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और इवेंट ई और एफ दे रखा है, आपको निकालना है ई जब एफ हो चुका होता है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है तो इसमें पहचानना एकदम आसान है। इवेंट ई क्या बोला है, एट लीस्ट 2 हेड, और इवेंट एफ क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल केस लिखते हैं। जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल केस होंगे 8, और ये 8 केस आपको लिखना बहुत आसान होता है। तीनों हेड लिख दीजिए
और उसके बाद हेड की जगह, लास्ट वाले हेड की जगह टेल लिखें और फिर इसे इधर शिफ्ट करते चले, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। फिर उसी तरह से तीनों टेल लिखें और फिर टेल की जगह हेड लिखा, उसको फिर ऐसे करके शिफ्ट करते चले जाते। ये 8 केस बन जाएगा टोटल। अब इवेंट ई में क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। तो 3 हेड वाला केस भी आएगा और 2 हेड वाला केस भी इसमें आ जाएगा। तो इवेंट ई में 4 केस बनेंगे। और इवेंट एफ में बोला है एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए। 2 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा और 0 हेड चलेगा। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी कि 2 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 0 हेड चलेगा। बस कौन नहीं चलेगा, तो तीनों हेड नहीं चलेगा। तो इन पूरे केसेस में आ जाएंगे, बस कौन सा नहीं आएगा, तीनों हेड वाला नहीं आएगा, यानी 7 केसेस में आ जाएंगे। तो हमें ये निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो ये बस इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा इंटरसेक्शन, 3/8 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में क्या आ जाएगा, 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 3/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोला है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाइस को 3 बार फेंका गया। इवेंट ई और एफ दे रखा है। इवेंट ई क्या है, 4 अपीयर्स ऑन 3rd थ्रो और एफ इवेंट क्या है, 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो 3 कॉइन को, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा या फिर 3 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाएगा, तो टोटल केस क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3, यानी टोटल केस बनेंगे 216। आपको निकालना ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हमें ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इवेंट ई है 4 अपीयर्स ऑन 3rd थ्रो, तो ये तो बहुत सारे केस होंगे, इसे हम लिख नहीं पाएंगे, बस इतना ही से रहने दें। और इवेंट एफ को हम लिख सकते हैं। इवेंट एफ में क्या बोला है, 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी फर्स्ट 2 थ्रो, यानी कि पहले और दूसरे पे तो 6 और 5 आना चाहिए। तो इसके कितने केस बनेंगे, 6, 5, 1 हो सकता है। अगर पहले दोनों पे 6 और 5 आ रहा है तो तीसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है। तो एफ इवेंट के सिर्फ और सिर्फ 6 ही केस बनेंगे। तो अब इसमें देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें जो इंटरसेक्ट जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 4 अपीयरिंग ऑन 3rd थ्रो। तो देखो इसके 3rd थ्रो में 4 एक ही बार यहाँ पे है, तो एक ही कॉमन आएगा। तो 1 और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 216 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, ये कितने केस है, 6, तो 6/216 यहाँ डाल दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/216 अपॉन में 6/216, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/6। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तो बोल ही दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इज अ 5। तो यहाँ पर 2 डाइस को फेंका जा रहा है, पहले वाला ब्लैक है और दूसरे वाला रेड है। तो 2 डाइस को जब फेंकेंगे तो टोटल केस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो उसे ए लेना है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 में सम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, ये सम। तो देखिए सम 10, 11 और 12 तो यही होगा, 4, 10, 5, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, जिसमें सम या तो 10 है या तो 11 है या तो 12 है। उसके बाद गिवन दैट, जो हो चुका हो उसको आप बी लेंगे, जो गिवन दैट हो उसे हम इवेंट बी लेंगे। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक पहले वाला डाइस है, तो पहले वाले डाइस पे क्या आना चाहिए, 5। तो पहले वाले डाइस पे 5 आएगा, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। तो टोटल केस कितने बनेंगे, इसके 6 बन जाएंगे। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवेंट बी ऑलरेडी अकर्स। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसके इंटरसेक्शन में देखिए कौन कौन कॉमन है, एक ये कॉमन आ रहा है और एक ये कॉमन है, दो कॉमन आ रहा है 2/36 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B टोटल एलिमेंट 6 अपॉन में 36। आंसर कितना आ जाएगा, ये से 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। यानी जब 3 कार्ड निकाला गया है उसमें पहले 2 कार्ड तो किंग हो और तीसरा वाला एस हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगाना होगा, जिसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड एस है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, फिर इनटू लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन एक और किंग जब दूसरा पहला वाला किंग निकल चुका हो, इनटू में फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दोनों किंग निकल चुका हो, यानी कि के की प्रोबेबिलिटी, फिर के की प्रोबेबिलिटी जब एक के निकल चुका हो, फिर एस की प्रोबेबिलिटी जब दोनों किंग निकल चुका हो। ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल किंग 4 अपॉन में 52 इनटू में फिर से किंग की प्रोबेबिलिटी जब एक किंग निकल चुका हो, तो आप कितने किंग बचे होंगे 3 और टोटल कार्ड में से एक कार्ड कम हो गया होगा तो कितना बचा होगा 51 इनटू में फिर से एस की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल एस कितने होते हैं 4 और जब 2 किंग निकल जाएगा तो टोटल कार्ड कितना बच जाएगा 50। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर, जो भी कट करके आंसर आए वही इसका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट से बोला है, अ डाई इज थ्रोन इफ E इज द इवेंट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और if B is the event the number appearing is even, then find whether E and F are independent। तो दो इवेंट को इंडिपेंडेंट तब बोला जाता है बच्चों जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए तो ऐसे कंडीशन में दोनों इवेंट को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसमें चेक करते हैं इवेंट ई क्या बोला है। इवेंट ई में लिखा हुआ है द इवेंट द नंबर मल्टीपल ऑफ 3, एक डाइस को फेंकेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन आएगा, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। और इवेंट एफ क्या है, द इवेंट द नंबर इज अपेयरिंग इज इवन, यानी इवन नंबर, तो एक डाइस में इवन नंबर कौन आएगा 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 2 और अपॉन में टोटल केस 6 क्योंकि एक डाइस को फेंका गया है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा यानी कि इसमें 3 है और टोटल केस 6, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी जो दोनों में कॉमन है सिर्फ एक एलिमेंट है 1/6। तो आप गौर से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये भी 1/6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी क्या है, ये 1/6 है, यानी ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ई और एफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोला, फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर रोल्ड या थ्रो। इवेंट ए और बी क्या दे रखा है, इवेंट ए है हेड अपीयर ऑन कॉइन और इवेंट बी है 3 ऑन डाइस, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखिए एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ फेंका गया है तो टोटल केस कितने बनेंगे, 12 केस बनेंगे। कैसे, जैसे सपोज कीजिए कॉइन पर हेड आया तो उसके साथ जो डाइस होगा उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, कॉइन पे टेल आए तो कॉइन पे अगर टेल आएगा तो उसके साथ जो डाइस को फेंका गया उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, सो ऑन कहाँ तक आ सकता है, 6 तक आ सकता है। तो टोटल केस कितने बनेंगे, टोटल केस बन जाएंगे 12। और इवेंट ए क्या है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, तो हेड अपीयर ऑन द कॉइन कौन कौन हो जाएगा, हेड 1 हेड 2 से लेकर के हेड 6 तक। और उसके बाद क्या बोला, हेड अपीयर ऑन द कॉइन। दूसरा इवेंट बोला है बी
3 ऑन द डाइस, तो 3 ऑन द डाइस यहाँ H3 भी आएगा और टेल 3 में भी आएगा, H3 में भी 3 आ जाएगा और टेल 3 में भी 3 आ जाएगा, तो इवेंट बी ये हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितने हैं 6 और टोटल केस 12, तो आंसर हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितने एलिमेंट है 2 और अपॉन में 12, ये हो जाएगा 1/6। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा H3 वाला, तो 1/12। तो गौर से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/6, जो कि कितना हो गया 1/12। इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/12, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो आपको पी की वैल्यू निकालना है जब ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो। तो देखिए यहाँ पे यूनियन दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, वो होता है बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू दे रखी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी, और क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस में पी या माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा पी। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, और यहाँ होगा p माइनस p/2, ये भी क्या बचेगा p/2। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1/10 इज इक्वल टू p/2। तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/5 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, नॉट ए और नॉट बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और चेक करके बोला है बताने को कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो नॉट ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब होता है यूनियन, नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4। तो बच्चों यहाँ पे आपको लगाना होगा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमें 1/4 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3/4। अब आप ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 7/1/2, 1/2 इंटू 7/12, यानी कितना 7/24 है, और ये है 3/4, यानी दोनों अनइक्वल है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, यानी किसी क्वेश्चन को स्टूडेंट ए से सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, और उसी क्वेश्चन को स्टूडेंट बी के थ्रू सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, ये आपको दे रखा है। अब बोला इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, तो साफ साफ यहाँ था ऐसे भी क्वेश्चन दो स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। बाकी यहाँ भी लिख भी दिया, ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए प्रॉब्लम किस किस केस में सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व कर दे और बी सॉल्व ना करे, ए सॉल्व कर दे एंड बी सॉल्व ना करे,
या फिर क्या हो सकता है ए सॉल्व ना कर पाए और बी सॉल्व कर दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या ऐसा हो जाए कि दोनों का दोनों सॉल्व कर दे, ए भी सॉल्व कर दे और बी भी सॉल्व कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सीधे इसे इनटू करके लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 इनटू में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 1 में से 1/3 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो कॉम्प्लीमेंट का भी कितना आएगा 1 - 1/2 1/2 ही आएगा। इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/3। अब प्लस में दोनों सॉल्व कर देता 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/b प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 1 प्लस में 1 यानी आंसर आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को आप एक और तरीके से कर सकते थे। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि फुल प्रोबेबिलिटी 1 में से दोनों का दोनों सॉल्व ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 1 दोनों सॉल्व ना कर पाए तो ए के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ये इससे कटता आंसर कितना आता, यहाँ से भी क्या आता 2/3 ही आता। ये चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए। अब इसमें क्या बोला सेकेंड पार्ट में, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम यानी ए सॉल्व करे बी ना करे, बी सॉल्व करे ए ना करे, बोले एग्जैक्टली वन ही सॉल्व, यानी ये वाला केस क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट में हट जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर आएगा ये वाला आएगा प्लस ये वाला आएगा, ये वाला हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/6 अब प्लस में 1/6 आंसर होगा 3/6 यानी कि 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन है। बेस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि 2 बैग है, बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक और बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द 2 बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। मतलब 2 बॉल बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाला गया और वो रेड कलर का मिला है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो रेड बॉल मिला है वो सेकेंड बैग से मिला है। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको ऐसे हर क्वेश्चन में जो बेस थ्योरम का होगा उसमें E1 E2 और ए 3 इवेंट लेना है। E1 क्या है, चूजिंग द बैग 1, E2 को लेना आपको चूजिंग द बैग 2 और कॉमन इवेंट ए जो लेना है वो लेना आपको ड्रॉन बॉल इज रेड। और आपसे किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि एक बॉल निकाला और वो रेड मिला, यानी ड्रॉन बॉल रेड है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग 2 से लिया गया, यानी ऊपर आपको लिख देना है E2। बैग 1 से बोलता तो आपको लिख देना होता है E1। और ये बेस थ्योरम में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आपको ध्यान से देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये दोनों तो इक्वल ही होगा, क्योंकि 2 बैग में से एक बैग को लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब हुआ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7। A/E2 का मतलब हुआ बच्चों रेड बॉल के ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2। अब वो कितना हो जाएगा, रेड बॉल कितने हैं 5 और टोटल कितना है 11। अब आपको E1 भी आ चुका है, E2 भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी, इसको बस पुट कर दीजिएगा। जब इसे पुट करेंगे इन चारों वैल्यू को 1 2 3 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 35/68। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेस थ्योरम पे है। बोला गया मैन इज नोन टू स्पीक
ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, यानी एक आदमी है जो 4 बार में 3 बार सच बोलता है और फिर उसने क्या किया, ही थ्रो अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, और उसने एक डाइस को फेंका और बोला कि उस पर 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली और 6, एक्चुअली और 6, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सच में 6 ही आया है। तो देखिए ये फिर से हो गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको E1, E2 और A लेना होगा। E1 क्या हो जाएगा, पर्सन स्पीक ट्रुथ, E2 हो जाएगा पर्सन स्पीक लाई, और A हो जाएगा ही रिपोर्ट 6। तो आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है कि उसने एक डाइस को फेंका और उसने रिपोर्ट किया 6, यानी उसने 6 रिपोर्ट किया, ही रिपोर्ट 6। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअली में 6 आया है। तो एक्चुअली में 6 कब आएगा, जब वो सच बोलेगा, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा E1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसमें बेस थ्योरम लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, और नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ये आ जाएगा। बस आप चारों की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि पर्सन के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 4 टाइम। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 क्या हो जाएगा, A बाई E1 का मतलब हुआ 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी जब वो सच बोल रहा हो। तो सच बोल रहा होगा तो एक्चुअली में 6 आया होगा, तो एक डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 रिपोर्ट करे लेकिन वो झूठ बोल रहा हो। तो 6 रिपोर्ट करे और वो झूठ बोल रहा हो, यानी कि वहाँ पे 6 नहीं आया होगा, 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर आया होगा। तो 6 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6, यानी अब चारों चीज़ आ गया, यहाँ पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस थ्योरम पे फिर से है, बोला गया है 60% स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% नॉट रिसाइड इन हॉस्टल। 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A grade and 20% of all students who does not reside in hostel attain A grade. One student is chosen at random and he has A grade. What is the probability that student is reside in hostel? यानी आपसे पूछा गया E1 को हमने ले लिया reside in hostel, E2 को ले लिया not reside in hostel, A को ले लिया getting A grade। तो हमसे बोला गया एक रैंडम स्टूडेंट को लिया गया, उसे A ग्रेड मिला है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, यानी कि E1। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब आपको चारों की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी 60%, तो 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी हॉस्टल में नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी, कितने बच्चे हैं, 40% बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, 40/100। फिर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। A बाई E1 का मतलब हुआ A ग्रेड की प्रोबेबिलिटी जब बच्चा हॉस्टल में रहता हो। तो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दे, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड, यानी जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% बच्चे A ग्रेड लेते हैं। तो A ग्रेड की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टूडेंट दैट रिसाइड इन हॉस्टल वो हो जाएगा 30/100। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 का मतलब हुआ कि A ग्रेड की प्रोबेबिलिटी जब बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता हो, तो वैसे बच्चे कितने परसेंट है, 20%। 20% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु डज नॉट रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। तो ये हो जाएगा 20/100। सॉल्व कीजिए, इन चारों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी प्यारा, ये भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेसेस द आंसर। एक स्टूडेंट या तो आंसर जानता है या उस आंसर को गेस करके देता है। फिर बोला 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। उसके आंसर को जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर, यानी गेस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। फिर बोला गया स्टूडेंट हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर स्टूडेंट आंसर को गेस करता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर करेक्टली। तो जो चीज गिवन होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, E1 को लिया है ही नो द आंसर, E2 के लिया ही गेस द आंसर, A को लिया है गिव करेक्ट आंसर। तो इसने पूछा गया है कि एक स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट किया, गिवन दैट ही आंसर करेक्टली, तो उसने करेक्ट आंसर किया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द आंसर। तो नो द आंसर के लिए ऊपर क्या लिखना है? E1। और गिवन दैट वाला चीज कहाँ लिखा जाता है? ये नीचे। तो हमें ये निकालना है, इसका फॉर्मूला बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये आ गया। आप सबकी वैल्यू लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आंसर के ही नो द आंसर, तो लिखा हुआ 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? गेस द आंसर। आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4। और फिर किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब हुआ आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब वो आंसर जानता हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर जब वो आंसर जानता है। तो जब कोई स्टूडेंट आंसर को जानेगा तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फुल, यानी 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का क्या मतलब हुआ? आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब E2 का मतलब जब वो गेस करेगा, तो गेस करके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ दे रखी है। स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। तो गेस करके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया, A/E1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गया, A/E2 आ गया। इन चारों की वैल्यू यहाँ पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देयर आर 3 कॉइन, 1 इज 2 हेडेड, एक 2 हेडेड कॉइन है, अनदर अनबायस्ड कॉइन जिसमें 75% चांस होता है हेड आने का, एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन जो नॉर्मल कॉइन होता है। 3 तरह का कॉइन है। फिर बोला गया वन ऑफ द कॉइन इज चूजेड एट रैंडम एंड टॉस्ट। कोई एक कॉइन को रैंडमली निकाला गया, उसे टॉस्ट कर दिया गया और उसने क्या किया? उस कॉइन ने इट शो हेड, और उस कॉइन ने हेड शो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 2 हेडेड कॉइन था। तो ये भी बेस थ्योरम से होगा। इसमें 3 केस बन रहा है। E1 को लेना 2 हेडेड कॉइन, E2 को लेना बायस्ड कॉइन, E3 को लेना अनबायस्ड कॉइन, और A को लेना है कॉइन शो हेड। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कॉइन ने हेड शो किया, तो जो हेड शो किया तो वो नीचे लिख दीजिए। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, यानी 2 हेडेड कॉइन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऊपर लिखा जाएगा E1। अब इसमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ये लिखा जाएगा टोटल। अब आपको देखना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये तीनों तो इक्वली होगा। 3 कॉइन में से एक कॉइन को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। और
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 का मतलब हुआ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब टू हेडेड क्वाइन हो। तो टू हेडेड क्वाइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो फुल होगी, क्योंकि जब दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है तो हेड आएगा ही आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 का मतलब हुआ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब क्वाइन बायस्ड हो। तो बायस्ड क्वाइन में क्या बोला है, 75% चांस है हेड आने का। तो 75/100 यानी कि 3/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 का मतलब हुआ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब क्वाइन का हो अनबायस्ड क्वाइन हो, यानी नॉर्मल क्वाइन। तो नॉर्मल क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। तो आपको जो जो चीज़ चाहिए थी वैल्यू सब हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3, ए बाई E1 भी आ गया, ए बाई E2 भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 भी आ गया। इसमें पुट कीजिए और आंसर गेन कीजिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन लेंगे टोटल फ्रॉम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझाते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें बोला गया है जेम्स प्रोसेस द 50% फॉर्म, सोफिया 20% एंड ओलिवर 30% ऑफ फॉर्म। जेम्स हैज एन एरर रेट ऑफ दिस, सोफिया के एरर का रेट ये है और ओलिवर के एरर का रेट ये है। और आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो आपको यहाँ पे 3 चीज दिख रहा है। तो E1 को लेना है जेम्स प्रोसेस द फॉर्म, E2 सोफिया प्रोसेस द फॉर्म और E3 लेना है ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। और A को लेना है कमिटिंग एन एरर। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। तो आप ध्यान से देखिए, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा एरर का, तो एरर कौन कौन कर सकता है? तो जेम्स प्रोसेस करे और उसके फॉर्म में एरर आ जाए, या का मतलब क्या होता है प्लस सोफिया प्रोसेस करे एंड कमिटेड एन एरर, फिर या आ जाएगा और यानी कि प्लस ओलिवर प्रोसेस करे और फॉर्म में क्या आ जाए एरर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में तीनों का एरर ऐड होगा। यानी पहला वाला हो गया जेम्स ने फॉर्म को प्रोसेस किया और एरर किया, सोफिया ने फॉर्म को प्रोसेस किया और उसने एरर किया उसमें, और ओलिवर ने प्रोसेस किया फॉर्म को और उसने एरर किया। तो ये आपने लिख दिया जेम्स प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। उसी तरह सोफिया और ओलिवर। तो देखिए, तो जेम्स प्रोसेस द फॉर्म, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू कमिटेड एन एरर। तो उसे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यानी ऊपर A आ जाएगा, कमिटेड बाय जेम्स यानी के E1। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया जेम्स प्रोसेस द फॉर्म यानी जेम्स के प्रोसेस करने के फॉर्म की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू उसके एरर करने की प्रोबेबिलिटी। तो ये काम हो गया सिर्फ और सिर्फ जेम्स का। तो अगर सिर्फ जेम्स का पूछेगा तो इतना ही होगा कि जेम्स प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। फिर ऐड करेंगे सोफिया प्रोसेस द फॉर्म यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में एरर कमिटेड बाय सोफिया। तो एरर ऊपर आ जाएगा और कमिटेड बाय सोफिया, तो E2 चला जाएगा नीचे। और फिर प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी फॉर्म प्रोसेस बाय ओलिवर एंड कमिटेड एन एरर बाय ओलिवर। तो ये हो जाएगा A बाई E3। अब इनको सबको लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जेम्स कितने परसेंट फॉर्म को प्रोसेस करता है 50%। तो ये हो जाएगा 50/100 इंटू A बाई E1 का मतलब हुआ एरर बाई जेम्स। तो एरर का रेट जो जेम्स के लिए है, जेम्स हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06 को मैं लिख सकता हूँ 6/100 हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी सोफिया प्रोसेस द फॉर्म, ये दे रखा 20%। तो 20/100 इंटू एरर रेट ऑफ सोफिया, वो कितना था, सोफिया हैज एन एरर रेट ऑफ 0.04। तो इसे लिख सकता हूँ 4/100 प्लस उसी तरह से ओलिवर के फॉर्म को प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी है 30%। तो 30/100 और उसका एरर रेट है ओलिवर का 0.03 यानी कि 3/100 लिख सकता हूँ। सबका एक जीरो कट जाएगा, सबका एक जीरो कट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, सभी के नीचे मिल जाएगा 1000 एलसीएम आ जाएगा इसका। और ये हो जाएगा 530 अब प्लस में 8 अब प्लस में 9, ये कितना हो जाएगा 47 अपॉन में 1000। तो आंसर आ जाएगा 0.047 आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी।
देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लिया है टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे। इसमें क्या बोला गया, 3 बॉक्स है, बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड कॉइन है, बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन है, बॉक्स 3 में एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है। अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक आउट अ कॉइन, और एक कॉइन रैंडमली निकाल लिया गया। फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। तो आपको फिर से बोल दिया टोटल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें लग जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 3 चीज यहाँ भी दिख रहा है। E1 को हम लेंगे बॉक्स 1 इज चूजन, E2 के लेंगे बॉक्स 2 इज चूजन और E3 को लेंगे बॉक्स 3 इज चूजन, और A को लेंगे ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। तो आपसे बोला गया है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना था। इसमें भी 3 केस बनेंगे, चूजिंग बैग 1 एंड ड्रॉ अ गोल्ड कॉइन, या फिर चूजिंग बैग 2 एंड ड्रॉ अ गोल्ड कॉइन, या चूजिंग बैग 3 एंड ड्रॉ अ गोल्ड कॉइन। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, एंड का मतलब इनटू ड्रॉ अ गोल्ड कॉइन, यानी गोल्ड कॉइन को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1। तो ये हो जाएगा गोल्ड कॉइन को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ऊपर, और किस बैग से, फर्स्ट बैग से, तो ये चला जाएगा नीचे। फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि सेकेंड बैग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी इनटू गोल्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2। फिर उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, थर्ड बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू थर्ड बैग से गोल्ड कॉइन को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। ये आ गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आप सब कुछ लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, 3 बैग में से एक बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसका मतलब हुआ गोल्ड कॉइन के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 में तो गोल्ड कॉइन है ही दोनों का दोनों, तो इसमें तो फुल प्रोबेबिलिटी आएगा 1। अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 बैग में से एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। A/E2 का मतलब हुआ गोल्ड कॉइन के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 में तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी क्या होगा 1/3, और ये A/E3 का मतलब हुआ गोल्ड कॉइन के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 3। तो इसमें एक गोल्ड कॉइन है और टोटल कॉइन 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, ये तो 0 ही हो गया। 6 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना 2 + 1 यानी 3/6, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है लास्ट टॉपिक से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये टेबल दे रखा होगा और आपको ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले याद रखना, के निकालने के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी दे रखा होगा उसका सम आपको क्या करना है 1 के इक्वल कर देना। सबको ऐड कीजिए, 1 के इक्वल कीजिए। तो 7k² to 9k² प्लस k², ये हो जाएगा 10k², और ये टोटल के हो जाएगा कितना 9k इज इक्वल टू क्या कर देना 1 के इक्वल। तो ये 10k² प्लस 9k माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व कर दीजिए। 10k² प्लस में 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10k कॉमन, ये हो जाएगा k + 1 माइनस 1 कॉमन, k + 1 इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू आएगी -1, एक आएगी 1/10। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता प्रोबेबिलिटी, तो k की जो वैल्यू आ गई वो 1/10 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई 1/10। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 3। तो x < 3 में कौन कौन आ जाएगा, x = 1 भी आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 भी आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 भी आ जाएगा। तो x = 0 के लिए कितना है 0, x = 2 के लिए कितना है 2k, और x = 1 के लिए कितना है k। तो आंसर कितना आ जाएगा 3k। तो 3 और k की वैल्यू 1/10, आंसर कितना आ जाएगा 3/10। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर होगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 6। तो ग्रेटर देन 6 में कौन है, सिर्फ 7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7 आ जाएगा। तो x = 7 के लिए कितना है 7k² प्लस k, k कॉमन ले लीजिए,
ये हो जाएगा 7k + 1, k की वैल्यू डाल दीजिए 1/10, ये हो जाएगा 7/10 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू में 17/10, तो आंसर आ जाएगा 17/100 हो जाएगा, 17/100 ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा। और फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, x = 1 आएगा प्लस x = 2 आएगा, बस 0 से ज़्यादा 3 से कम, तो 1 के लिए k है, 2 के लिए 2k है, तो कितना हो जाएगा 3k, k की वैल्यू 1/10, आंसर हो जाएगा 3/10। तो ये था फोर्थ पार्ट का आंसर।